बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आज के शो की कुछ समरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। शहर की अहम खबरें तो हम डिस्कस करते ही हैं, जिसमें सबसे पहले जो आज खबर होगी वो है महंगाई की। इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। आपको हर रोज जो है महंगाई की एक नई लहर नजर आ रही है, लेकिन अब इसको कंट्रोल करने के लिए कोई चीज जो है वो सामने आई है। अब उसको कौन कंट्रोल करेगा और उसकी अफादियत क्या होगी, ये आज के शो में हम जरूर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ शहर की अहम खबरें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बहुत अहम चीज जो कि शो के स्टार्ट में बताने का मकसद ये है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप तक आगाही इंफॉर्मेशन आज हम पहुंचा रहे हैं। अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जाता है, सभी लोगों को पता है, और इस पे मैं जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगी हुकूमत की जानिब से जो अहसन इकदाम उठाया गया है। जैसे ही आप किसी को टेलीफोन करते हैं तो बेल जो रिंगिंग टोन है वो इस बारे में मैसेज आपको देती है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, इवन वो लोग जो कि तालीम याफ्ता नहीं हैं, दूर दराज गांव से जिनका ताल्लुक है, उन तक भी ये बात कम से कम पहुंच जाती है। ये सबसे ज़बरदस्त तरीका है अपनी बात पहुंचाने का। तो आगाही के लिए आज एक छोटी सी कोशिश हम भी करेंगे, क्योंकि ये मर्ज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको बताऊंगी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रवां साल पूरी दुनिया में 1.2 मिलियन लोगों को छाती के कैंसर की तशखीस हुई है। पाकिस्तान में इस बीमारी में मुब्तला होने और हलाक होने वालों की तादाद किसी भी एशियाई मुल्क से ज़्यादा है। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही दी जाए ताकि इस मर्ज पर काबू पाया जा सके। तो आज हमारे साथ डॉक्टर मौजूद होंगी। शौकत खानम हॉस्पिटल से उन्हें मदऊ किया गया है ताकि ख़ास तौर पर आपसे ज़्यादा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके। साथ ही साथ हमने मदऊ किया है एक ऐसी खातून को जो इंतहाई बाहिम्मत हैं और सरवाइव कर रही हैं इस बीमारी से, क्योंकि कैंसर का मर्ज हमेशा से खौफ की अलामत समझा जाता है। आप अपनी हिम्मत खो बैठते हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत रखेंगे तो आप इस मर्ज को शिकस्त दे सकते हैं। तो आज के शो में बहुत ज़्यादा स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपने हमारे शो के साथ जुड़े रहना है ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं मौसम आज कैसा रहेगा। जी, तो जुनेद से जान लेते हैं वेदर अपडेट्स क्या हैं। जुनेद बताइए, मौसम की कुछ अच्छी खबर है आज? लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद लाहौर शहर का मौसम जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 15 अक्टूबर तक शहर का मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा और शहर में बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया गया। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना है कि 15 अक्टूबर के बाद जो ही मौसम में तब्दीली आएगी, ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो जाएंगी और इसके साथ साथ जो है स्मोक के बढ़ने के भी इम्कानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आज की बात की जाए तो आज लाहौर शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 182 रिकॉर्ड किया गया है और जिससे साफ जाहिर है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनसे स्मोक जो है वो बढ़ने के इम्कानात जो हैं वो उसके असरात जो हैं वो वाज़ेह हैं। अगर दर्जा हरारत की आज बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 53% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 32% तक जाने का इम्कान है। और अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं जो हैं 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी, लेकिन शहर का मौसम खुश्क रहने की वजह से जो है ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी बल्कि शहर में बारिश के इम्कानात जो हैं वो आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो हैं उनके इम्कानात जाहिर नहीं किए गए। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद जो है वो महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम में तब्दीली के साथ साथ जो है स्मोक बढ़ने के भी इम्कानात वाज़ेह होंगे। जी, 15 अक्टूबर से मौसम तो तब्दील हो जाएगा, लेकिन स्मोक के असरात भी महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की जा रही है, तो इसके लिए भी एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो शहरी जो हैं वो इस हवाले से भी एहतियात करें। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताऊंगी शहर की सूरत हाल। टॉप स्टोरीज हमारी आज की क्या हैं। पहली खबर है जी, बार बार के नोटिस, इंतजामिया नाकाम, महंगाई टाइगर फोर्स रोकेगी। कोरोना फिर सर उठाने लगा, 24 घंटों में 106 नए मरीज, स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारियां। रेलवे का निजाम दरहम बरहम, एक ट्रेन मंसूख, ट्रेनें लेट होने से मुसाफिर परेशान, 3 ट्रेनों के औकात कार तब्दील।
علامہ اقبال میڈیکل کالج مردہ خانے میں ڈیڈ باڈیز رکھنے والے 2 یونٹ 1 سال سے خراب. مردہ خانے میں 5 یونٹ بنائے گئے, صرف 3 کام کر رہے ہیں. تو ناظرین, یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوریز, انہیں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر شاہد سپرا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے سپرا صاحب؟ اللہ کا بہت احسان جی, آپ بتائیں. سپرا صاحب, اللہ کا شکر ہے. حالات پہ جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر لیں, وہی جو ہے میرے خیال سے ہمیشہ اسی کی ضرورت رہتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن حالات ایسے ہیں کہ لوگ پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ایک توڑ نکالا گیا ہے مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے, اور ٹائیگر فورس اس کے لیے میدان میں آ رہی. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی جو ریاست ہے اور آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں اور جو آپ کی سرکار ہے, انہوں نے اپنی ناکامی تسلیم کر لی ہے. مطلب آپ کے سی ایم صاحب کی ہر روز کی سٹیٹمنٹ نوٹس لیں گے, جو مہنگائی کرے گا اس کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا, قرار واقعی سزا, ان سب کے بعد کچھ نہیں ہوا تو آپ کے پاس یہ حل رہ گیا. مجھے یہ بتائیں کہ ٹائیگر فورس ٹھیک ہے, آپ کے کارکن ہوں گے, آپ کی فورسز ہوں گے, یہ جلد سے جلوس کروا لیں, ریلیاں نکلوا لیں, ان کے انتظامات دیکھ لیں, وہ اور چیز ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کسی مارکیٹ میں جا کر کسی دکاندار سے یا کسی مال میں جا کر کسی سے یہ بات کریں گے تو یہ پرائیویٹ کارکن جو ہیں, یہ پرائیویٹ شہری کس طرح, جب آپ کے ریاستی ادارے جاتے ہیں تو وہ ناکام ٹھہر رہے ہیں. آپ کے پرائس جو کنٹرول مجسٹریٹس ہیں وہ جاتے ہیں, آپ کے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں وہ جا رہے ہیں, آپ کے ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ آپ کو آج کل سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں, جو نئے آئے ہیں. ماضی والے تو خیر چلے گئے, نئے والے نظر آ رہے ہیں سڑکوں پہ. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, نکلنا بھی ہے انہیں, لاہوریوں کی آواز بننا ہے, لاہوریوں کی آواز کو سننا ہے, اس کا حل بھی نکالنا ہے. بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ ماہ مقدس سے میں آپ کو ذکر کرتا ہوں, رمضان مبارک سے. بالکل. اس وقت جن صوبائی وزیر صاحب کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے جس میں فیصلہ کیا گیا ہے, ان کی سٹیٹمنٹ آج بھی مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم سرکاری ریٹ پر جو چکن ہے اس کی قیمت کا تعین کر رہے ہیں اور اس کو مطابق فروخت ہوگا, لیکن پورا رمضان مبارک 100 روپے فی کلو کے حساب سے اضافی قیمت وصول ہوتی رہی. بالکل صحیح. ہم اس پر نہ ہو سکے. آج آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اشیاء ضروریہ لے لیں آپ, اس کے ساتھ سبزیاں لے لیں, فروٹ لے لیں, بالخصوص جو آٹا ہے, آپ آٹے کی بات کر لیں, آٹے کا بحران پیدا ہو رہا ہے. ہم نے کچھ 1 مہینہ پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ آٹے کا بحران پیدا ہوگا, اور آٹے کا بحران اس طرح سنگین پیدا ہوتا ہے کہ باقی ساری چیزیں چل جاتی ہیں. اگر سبزی نہیں ملی تو گھر میں دال بن جائے گی, دال نہیں ملی تو کوئی چیز اور بنا کر گزارا ہو جائے گا, آٹا نہیں ہوگا, روٹی نہیں بنے گی, تو پھر لوگ کیا کھائیں گے؟ مشکل ہوگی آپ کو, آپ کے بچوں کے لیے, سب کو مشکل ہوگی. دیکھیں, ابھی گندم کی جو آپ نے کاشت کرنا ہے, ابھی اس میں 1.5 مہینہ باقی ہے, اس کے بعد 3 مہینے اس کو پکنا ہے, اور چوتھے مہینے مطلب 5 مہینے تک آپ کے پاس نئی گندم آنے والی نہیں ہے. اور ان 5 ماہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کے پاس بحرانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ گندم ہمارے پاس ختم ہو رہی ہے. 1400 روپے من والی جو گندم ہے اس وقت 2200 یا 2300 روپے, اور بعض مقامات پر آپ کو 2600 روپے بھی فی من کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیں کہ ملز جو مالکان ہیں, آپ ان کو گندم سستی دیں گے, وہ آٹا بنائیں گے, وہ مارکیٹ میں سستا آٹا دیں گے. اس پہ فلور مل ایسوسی ایشن نے ایک دعویٰ کیا ہے, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, لیکن فی الحال یہ جو ٹائیگر فورس مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور میدان عمل میں اس کو اتارا جائے گا. سراج الحق صاحب کا بیان میرے سامنے ہے, جو کہہ رہے ہیں آٹا, چینی اور امداد ٹائیگر فورس والے کھا گئے ہیں. عوام بھی باہر نکلے, سانپوں کے منہ میں دودھ ڈالنے کے بجائے اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کی فکر کریں. آپ نے ٹائیگر فورس کو کنٹرول کرنے کے لیے مہنگائی اتارا, لیکن اس پر بھی آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ سوالات اٹھا رہی ہے. دیکھیں, اٹھانے چاہیے بھی. میرے خیال میں سراج الحق صاحب نے بات بالکل ٹھیک ہے. ماضی کی حکومتوں کی اگر بات کی جائے تو اس میں یہی ٹائیگر جو فورس ہے اس کو کوارڈینیٹرز کا نام دیا گیا تھا, کہ بعض علاقے ایسے تھے جن کو کوارڈینیٹرز آپ نے بنایا, کوئی گیس کے معاملات دیکھ رہا ہے, کوئی بجلی کے معاملات دیکھ رہا ہے, کوئی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے معاملات دیکھ رہا ہے. ٹائم پہ بہت زیادہ ٹائیگر فورس کا کردار بار بار حکومتی کرونا کا معاملہ اور ہے, کرونا کا معاملہ اور ہے, لیکن تب بھی ہمیں ٹائیگر فورس میں نہیں نظر آئی آپ کو. اس وقت بھی تھانوں میں انہوں نے رپورٹ کیا, رپورٹ کرنے کے بعد کہیں پر آپ کو نظر نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو انتظامیہ ہے, جن کی یہ ذمہ داری ہے,
अगर वो इसको कंट्रोल नहीं कर सके तो टाइगर फोर्स कहीं पर कंट्रोल नहीं कर सकेगी। ये बयानात की रोशनी तक तो ठीक है, कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए तो ये ठीक है कि हम टाइगर फोर्स को सामने ला रहे हैं, अदरवाइज अगर ये किसी मार्केट में जाकर ये काम करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी उसकी वजह से खराब हो सकती है। जब तक सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा। मुझे बताएं, जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला था उस वक्त एक दौर ऐसा भी आया कि आपके सीसीपीओ, आपके डीआईजी और पूरी पुलिस आपको मार्केट्स में नजर आती थी टमाटर का रेट कंट्रोल करने के लिए। सूबाई वजीर बिलाल यासीन भी आपको सड़कों पर नजर आते थे, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ था। पुलिस के आने के बावजूद आपने उसको कंट्रोल नहीं किया था। आज भी यही हो रहा है कि आपका जो माफिया है वो स्ट्रांग है, रियासत जो है उस तरह मुतहरिक आपको नजर नहीं आती। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जो माफिया है, या आड़ती बैठे हैं, या आपकी जो मंडी सब्जी मंडी में जो लोग बैठे हैं, या फिर इनको सियासी पुष्पनाही हासिल होती है, या फिर इतने बाअसल लोगों की पुष्पनाही होती है कि आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। देखें, मिल्स मार्कान और दीगर जो आप सब्जी वाले से बात करें, वो कहते नहीं सब्जी मंडी से मुझे महंगी सब्जी मिली, मैंने बेचनी महंगी। फल वाले से बात करें, वो कहेगा मुझे वहां से महंगा फल मिला, मैं महंगा, वो बात उनकी भी ठीक है। आटे का रेट आप कहें कि 860 रुपए 20 किलो का थैला मिलेगा, कहीं अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जो जनरल स्टोर वाला है, जो मॉल वाला है, जो मार्ट वाला है, उसको कहीं से मिल ही नहीं रहा सस्ता। वो 860 रुपए में किस तरह फरोख्त करेगा। ऐसे में टाइगर फोर्स आए, जरूर आए, हम उनको वेलकम करते हैं। अगर वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो मैं इसी जगह पर बैठकर हम और आप लोग उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन जो हालात है, हालात के तनाजुर की बात की जाए, बल्कि आपकी टाइगर फोर्स जब मैदान में जाए तो हमें इन्फॉर्म करें, हम दिखाएं कि कितनी जबरदस्त कारकर्दगी आपकी टाइगर फोर्स की लोगों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, उनको जवाब यही मिलेगा ना। मुझे बताएं, किसी फल वाले के पास या सब्जी या किसी जनरल स्टोर पे जहां पर ये अवेलेबिलिटी है और वो महंगे दामों फरोख्त कर रहा है, वो जाकर उनसे पूछेंगे तो हमेशा यही जवाब मिलेगा कि जहां से हमें सप्लाई मिल रही है, हमें वहां से महंगे दामों मिल रहा है, तो हम सस्ता किस तरह बेचें। हमेशा यही जवाब मिलेगा। इसलिए जड़ से पकड़ने की जरूरत है हमें। सब्जी मंडी में और दीगर अशिया जरूरिया, चाहे आप जहां से उसकी अवेलेबिलिटी है, जहां से उसका आगाज हो रहा है, आप वहां पर जाएं, वहां पर कंट्रोल करें तो फिर तो पॉसिबल है। अदरवाइज आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो क्या कर रहे हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप लाखों रुपए महाना उनको तनख्वाह दे रहे हैं, दफातर आपने बड़े बड़े बनाकर दिए हुए, गाड़ियां अब आपने बहुत अच्छी चीज की तरफ निशानदेही की है। आपने टाइगर फोर्स तो आप ले आए, वेल एंड गुड, आप काम करने के लिए उनको बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जिन लोगों की ये ड्यूटी है, आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, हमारी रियासत क्यों उनके आगे इतनी बेबस है कि आप बजाय उनसे काम लेने के, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के, आप उसका ऑल्टरनेट मैदान में ले आए और उनको आप कह रहे हैं कि आप ठंडे कमरों में बैठ के आराम करें, आपने ड्यूटी नहीं करनी तो इट्स ओके। देखिए, मेरी बात सुने, मैंने जब शुरू का कहा कि रियासत ने घुटने टेके हैं, इसका क्या मतलब है कि आपकी सरकारी मशीनरी, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जो इंतजामिया है, वो बेबस हुई और आपने कहा कि हम कारकुनों को सड़कों पर लाए। ये बेसिकली कारकुन ही है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको आप जो मर्जी दे लें, जिसका नाम मर्जी दे लें, बेसिकली तो कारकुन ही है ना उनके। वो आएंगे, मुझे पता है, मेरा ये है कि इसकी वजह से कानून शिकनी होगी। बिल्कुल, इसकी वजह से बाद ऐसे मामलात भी सामने आएंगे कि जातियात के मामले भी सामने आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर इनमें से किसी के साथ लड़ाई है, किसी दुकानदार के साथ, तो आप उस पे जाएंगे। बिल्कुल। मोहल्लेदारी में किसी जगह किसी को आप अच्छा बुरा सब चीजें होती है, उसमें होगा तो वो मामलात भी खराब होंगे। बिल्कुल। इसलिए ये टाइगर फोर्स काम करे, जरूर करे, लेकिन इनके साथ अगर सरकारी मशीन ये एक्शन नहीं ना कर सकते। मुझे ये बताएं, किसी जगह पर गिराफरोशी हो रही है, हाँ, किसी जगह, हर जगह हो रही है। बिल्कुल। अब तो आप किसी जगह, किसी गली मोहल्ले में, किसी बाजार में चले जाएं, हर जगह गिरा फरोशी है। कह रहे हैं आप, जहां गिरा फरोशी नहीं, वहां वो चीज अवेलेबल ही नहीं है। एक बाजार में सब्जी मुख्तलिफ रेट पे मिलेगी, हर जगह पे है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसकी क्या वजह है कि आपके जो इंतजामी इदारे हैं वो नाकाम हो रहे हैं, उसके बाद आप ये कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मुझे बता रहे थे कि आपकी तारीख में पहली मरतबा जो आपके फार्मी अंडे हैं वो 161 रुपए फी दर्जन हो गए, और पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा हुआ है ये। बिल्कुल बिल्कुल 161 रुपए। और मुझे बताएं कि आपके 40 से 42 रुपए फी किलो जो ब्रायलर गोश्त है 1 महीने में बढ़ा है, तो आप कहां पे स्टैंड करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये एक कोई 250 250 2 रुपए जो है अंडे की कीमत, कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो 200 रुपए किलो से कम हो।
آپ के अदरक मिसाला देख लें, ये आपने 400 रुपए, रियासत 600 के रुपए। बेबस होने की बात की ना, हर रोज आपको अखबार में खबर मिलती है महंगाई का खात्मा करेंगे, हर रोज आप अंडे की कीमत में 2 रुपए का इजाफा देख रहे हैं। कहां स्टैंड कर रही है रियासत? आप तो एक चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ आप दावे हमेशा ये कर रहे हैं कि हुकूमती वुज़रा स्क्रीन पर आते हैं, वो कहते हैं जी महंगाई के अलावा सब कुछ सूरत हाल जो है वो बेहतर है। तो महंगाई को किसने कंट्रोल? देखिए, वो जब उनका बयान आया तो उसके बाद सोशल मीडिया पे जो उनको जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया गया वो भी आपके सामने है कि हर चीज कंट्रोल में, महंगाई कंट्रोल में नहीं। तो भाई बात ही महंगाई की हो रही है, बिल्कुल। जिनसे करोड़ों लोगों का मामला है ही महंगाई का मामला। बिल्कुल, सबसे बड़ा आप मसला कोई चीज ले लें, आप अशिया जरूरिया ले लें, बुनियादी जरूरियात जिंदगी ले लें, कोई चीज ले लें, स्कूलिंग ले लें, और ये एक महंगाई है जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ का सर्कल तबाह होकर रह जाता है। तो यही फिर हुआ आप ना। सिर्फ किस तरह सिर्फ महंगाई कह सकते हैं? बड़ी आसानी से कहा जाता है कि सिर्फ महंगाई, इस सिर्फ महंगाई की वजह से किस तरह से पूरी जिंदगी एक आम आदमी की मुतासिर हो रही है, खुदारा इस पे भी रोशनी डाले। खैर, अभी बात की जा रही है, दावा यह किया जा रहा है कि आटे का बहरान खत्म हो जाएगा आज से। अब ऐसा क्या जादू होने वाला है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अब खबर यह है कि आटा बहरान आज से खत्म हो रहा है, 15 किलो वाला थैला भी मिलेगा। फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से यह दावा किया गया है। सिप्रा साहब, ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए पत्नी, ये तो चेयरमैन साहब को ही मालूम होगा। कल तक तो बहरान था, कल तक तो देखे जो हमने रिपोर्ट किया उसमें किसी जगह पर भी अवेलेबल नहीं था। हमारे जो रिपोर्टर उन्होंने मुख्तलिफ इलाके में सर्वे भी किया, और आज अचानक किस तरह होगा? हल तो इसका एक ही है, जो फ्लोर मिल की जानिब से कहा गया कि हमें अगर गंदम मिले बर वक्त और कम कीमत पर तो हम आटा देने को तैयार है। देखो, उन्होंने भी कारोबार करना है ना, आप उनको दें, वो आपको बना कर देते हैं आटा। यहाँ क्या है कि गंदम की जो सप्लाई है वो मुतासिर होती है, उसके बाद आटा की सप्लाई मुतासिर हो जाती है, और बहरानी कैफियत जब हो जाती है उसके बाद लोग सड़कों पर होते हैं, आप ट्रक खड़े कर देते हैं, लोग लाइनों में लगे होते हैं, बुजुर्ग शहरी आपके लाइनों में लगे होते हैं। तो हमारे यहाँ ये अलमिया है कि जब आपका पानी सर से गुजर जाता है, हुकूमत उस वक्त जागती है, या फिर मीडिया या सोशल मीडिया पर इस तरह का एक इशू बन जाता है कि लोगों को मुश्किल आता है, तो उसके बाद हुकूमत मुतहरिक आपको बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि ये उनकी खुद जिम्मेदारी है कि बुनियादी जो जरूरियात जिंदगी है उनको पूरा करना और सार्फिन की दहलीज तक पहुंचाना, उनको आसानी से उसकी फरावानी होना। ये तो सिर्फ ख्वाब बन के रह गए सिप्रा साहब। अभी तो आप तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मायूस हो चुकी है। सीरियसली, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा मायूस हूँ। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इवन जो उनके अपने वोटर सपोर्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी मायूस हो चुके हैं। अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कभी कह देते हैं कि हमें वक्त दें, कभी कह देते हैं कि हमें साबिक दौरे हुकूमत ने लूट लिया। देखे, हम लूटो होगा आप ले, हम ये कहते हैं कि हमारा पेट या हमारे खानदान की कफालत कैसे होनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी जो इनकम है हमने उसमें गुजर बसर कैसे करना है, हमें जो रोजगार कैसे मिलना है, हमें सस्ती अशिया जरूरिया कैसे मिलेंगी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी। हम लोगों के रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, सैलरीज वहीं की वहीं है, आपकी महंगाई इस कदर ज्यादा हो गई है कि वहां वहीं की वहीं है, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इवन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या है, आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, बिल्कुल उनके इंक्रीमेंट्स रोक लिए गए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कई लोगों को डाउनसाइजिंग का शिकार हो गए ना। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मालिकान क्या कर लेंगे जब इस कदर महंगाई होगी, इस कदर तंगियां पैदा कर दी गई हैं। वही कह रहा हूँ ना, आपको मुलाजमत पर वो बंदा रखेगा जिसका कारोबार चलेगा, बिल्कुल, जिसके मार्केट या बाजार में जिसकी दुकान होगी तो वो उस वक्त चलेगी जब उसकी सर्कुलेशन में आएगा। लोगों के पास पैसा नहीं, लोगों ने बाजार में नहीं जाना, मार्केट में नहीं जाना। जब मार्केट में नहीं जाएंगे तो दुकानदार, ताजर बरादरी जो है वो मुश्किल में होगी। जब वो मुश्किल में होगी तो वहां जो मजदूरी करने वाला वो मुश्किल में जाएगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, या उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या फिर इतनी कम तनख्वाह कर दी जाएगी कि मुश्किल होगी। और ये रोजाना की बुनियाद पर कई मिसालें सामने आ रही हैं। इसलिए नया पाकिस्तान बनाने के लिए लोगों ने जो वोट किया या सपोर्ट किया, वो इसलिए नहीं किया था कि हमारे अपने पेट काट दिए जाए, हमें खुद ही को बेरोजगार कर दिया जाए, हमें महंगाई के तूफान में धकेल दिया जाए, इसलिए नहीं किया था। यह रियासत की जिम्मेदारी होती है, अवाम के बुनियादी हकूक होते हैं कि अशिया जरूरिया, बुनियादी अशिया जो हैं उनकी फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए, वो सस्ती और मयारी बनाया जाए। देखा, पूरी दुनिया में कोई चीज भी हो सब्सिडी दी जाती है ताकि सस्ती चीजें उनको मिल सके, वो खा पी सके। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ हमेशा महंगाई का तूफान आ रहा है। ये मुझे बता दें कि
آپ کی سبزیاں، ہم یہ ان بنیادی چیزوں پر ہی صرف بات کر لیں نا، آٹا، گھی، چینی، سبزیاں، ان فروٹ پھل، اس پہ بات کر لیں تو آپ کے سامنے پوری پکچر آ جائے گی کہ کیا حالات ہے. اس کے بعد کپڑا کی مارکیٹ، شوز مارکیٹ، یہ تو بہت دور رہ جاتا ہے نا. صحیح کہا آپ نے. اس طرف نہ جائیں، آپ بنیادی ضروریات کی طرف بھی آ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیا پاکستان ہمیں کس طرح متاثر کر رہا ہے. اور جب ہم بنیادی ضروریات کی سپرہ صاحب بات کرتے ہیں تو آٹا سب سے پہلے آتا ہے. اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین فلور مل ایسوسی ایشن عاصم رضا صاحب نے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آٹا بحران آج سے ختم ہو جائے گا، یہ اعلان کیا گیا ہے، اور 15 کلو والا آٹے کا تھیلا بھی جو ہے وہ آج سے ملے گا. کیسے ممکن بنا سکیں یہ آپ؟ دیکھیں، جس طرح پہلے ہماری طرف سے آپ کو ڈفرینٹ چینل سے یا اس طرح بات چلتی رہی کہ 30 لاکھ ٹن کی شارٹ فال ہے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر نے 14 لاکھ ٹن کی تقریباً امپورٹ کے آرڈرز بک کر دیے اور ایل سیز کھل گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے 15 لاکھ ٹن جو ہے اس کے اپنا امپورٹ کے لیے کہہ دیا ہے، جس میں 8 لاکھ ٹن تقریباً رشیا سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آئے گی، باقی 7 لاکھ ٹن پرائیویٹ سیکٹر میں آئے گی، جس طرح سے 6 لاکھ ٹن کے آرڈر دے دیے گئے ہیں. تو اس طرح جو شارٹ فال تھا وہ اوور آل کور اپ ہو گیا. اور آج سے یا صبح سے انشاءاللہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنی ریلیز جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ریلیز شروع کر رہی ہے. تو اوور آل پاکستان میں جو ایک شارٹ فال تھا 30 لاکھ ٹن کا، وہ باہر سے گندم امپورٹ کر کے اس کی شکل میں یہ کور اپ ہو گیا. صحیح. عاصم رضا صاحب، تحفظات تھے فلور مل ایسوسی ایشن کے بھی، کیا بتائیے گا وہ دور ہو گئے؟ جی دیکھیں، جس میں ابھی جس طرح لاہور، پنڈی، گجرانوالہ ڈویژن کے اندر پیچھے سے گندم منگوائی جا رہی ہے، اس کے لیے ٹینڈر کال کر لیے گئے ہیں اور وہ گندم بھی لوکلی اویلیبل ہوگی. یہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ جو ہے ایک کمٹمنٹ کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے جو گندم کے اندر پانی یا مٹی وغیرہ آ رہی ہے اس کو بھی دور کیا جائے گا. مجھے اگر اجازت ہے عاصم بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ کل ہم نے ایک سروے کیا ہے شہر میں، 860 روپے کا تھیلا ملے گا، لیکن آپ کے بیشتر بلکہ 80% ایسے سٹور ہیں جہاں پر یہ اویلیبل نہیں ہے. تو آج جو آپ نے اعلان کیا ہے کہ 860 روپے والا تھیلا آپ کو اویلیبل بھی ہوگا، مارکیٹ میں ملے گا، ایک تو اویلیبلٹی کا آپ نے کہہ دیا. مجھے یہ بتایا کہ یہ بحرانی کیفیت کی وجوہات کیا ہے، کس بنیاد پر یہ اچانک بحران آیا اور اچانک ختم بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ملک میں گندم کی شارٹ فال تھی. کیری فارورڈ پچھلے سال 40 لاکھ ٹن کا تھا، اس دفعہ آپ صرف 2.5 لاکھ ٹن کا تھا. اوور آل جو پچھلے سال کنزیوم ہوئی اس کا والیوم ٹوٹل کنزمپشن کا 2,70,50,000 تھا، جبکہ آپ کے ملک میں 2,47,50,000 گندم اس دفعہ موجود تھی. اور گورنمنٹ اپنا بالکل رک رک کے ریلیز کر رہی تھی تاکہ اینڈ تک گیا جا سکے. اب جب 15 لاکھ ٹن سرکاری طور پر ایڈ اپ ہو رہی ہے اور 15 لاکھ پرائیویٹ سیکٹر کی ایڈ اپ ہوگی تو وہ گیپ ختم ہو جائے گا. ابھی 5 ماہ باقی ہیں عاصم بھائی، ابھی نئی فصل آنے میں 5 ماہ باقی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں، چاہے سرکاری کوٹے میں یا پرائیویٹ کوٹا میں، تو یہ ہم 5 ماہ آپ لاہوریوں کو خوشخبری یا پنجاب یا پاکستان کے جتنی بھی عوام ہے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگلے 5 ماہ کسی جگہ پر آٹے کا بحران نہیں ہوگا اور آٹا آسانی سے ملے گا؟ جی بالکل اسی طرح ہے. جو 2,47,50,000 میں اگر آپ 30 لاکھ ڈالیں گے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں امپورٹ ہونے والی گندم تو یہ 2,70,50,000 بنے گی، جو ٹوٹل آپ کی پچھلے سال کنزیوم ہوئی ہے. جب آپ کے پاس مطلوبہ مقدار موجود ہوگی ملک میں تو کسی قسم کا کوئی بحران نہیں آئے گا. ہاں، اگر اس میں کوئی پرابلم آ جائے، یہ گندم کا آرڈر کوئی کینسل ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ اپنی پچھلی سچویشن میں جا سکتے ہیں. لیکن آپ کے آرڈر ریپلیس ہو گئے ہیں، ایل سیز کھل گئی ہیں، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. عاصم رضا صاحب، آپ کی جانب سے اعلان تو بہت زبردست کیا گیا ہے، اوبیسلی لوگ بھی اس پہ خوش ہوں گے. اب مارکیٹ میں اویلیبلٹی کو یقینی بنانا اور انشور کرنا کہ جو قیمت مقرر کی جا رہی ہے اس پر آٹا دستیاب ہو، اس کے لیے بھی کیا کوئی پلاننگ کی گئی ہے؟ جی دیکھیں، جس طرح مارکیٹ میں 8-10 دن کی گندم یا آٹا اویلیبل ہوتا ہے، یہ 2-4-5-6 دنوں کے اندر مارکیٹ انشاءاللہ پوری طرح فل ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ گندم ساری گندم کا آٹا اویلیبل ہے. انشاءاللہ ہم اپنی طرف پوری کوشش کریں گے کہ ہماری فلور مل بھی اپنا جو گندم سے مل رہی ہے اس کا پوری طرح چلتا ہے. چلیے جی، تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ ایسا ہی ہو کہ اگر آپ کی طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے تو مارکیٹ میں بھی ہمیں لوگوں کی مشکلات کسی نہ کسی طرح کم ہوتی نظر آئیں، کیونکہ آٹا وہ بیسک نیڈ ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سبزیاں مہنگی ہوں گی، کہیں نہ کہیں لوگ وہ سبزیاں خریدنا جو ہے وہ اگر چاہیں گے بھی تو کہیں نہ کہیں کچھ دوسری آپشن ان کے سامنے ہے. لیکن
रोटी आटा वो चीज़ है जिसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो ये एक अच्छी खबर है, अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ऑब्वियसली लोगों की परेशानी जो है वो हमें कम होती नजर आएगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और फिर मैं कहूंगी कि वही हुआ जिसका डर था, बल्कि पेश गोई की जा रही थी, बल्कि बार बार ये चीज आपसे रिपीट की जा रही थी। स्मार्ट लॉकडाउन की ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। कोरोना फिर सर उठाने लगा है। 24 घंटे में 106 नए मरीज सामने आए हैं। अब एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि वो फिगर जो हमें 22-23 में नजर आ रहा था रोजाना की बुनियाद पर, वो 106 पहुंच गया। 106 आपको नेक्स्ट डे इससे भी डबल खुदा ना खास्ता देखने में जो है वो अब मिलेंगे, क्योंकि हम बार बार ये चीज कह रहे हैं कि ये वायरस इतनी शिद्दत से फैलता है कि फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सिप्रा साहब क्या कहेंगे? स्कूल्स खुले हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खौफ जो है इसका बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब तो देखें, कोरोना वायरस एक दफा फिर खबरों की जीनत बन रहा है। एक दफा खामोशी हो गई थी, मतलब आप लाहौर शहर में 15 केसेस 20 केसेस, बिल्कुल, लेकिन अब फिर हम उसकी सेंचुरी मुकम्मल हुई और फिर 120 25 15 पे हम लोग चले गए और रोजाना की बुनियाद पर इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बात यह है कि हुकूमत कह देती है कि हमने SOPs पर अमल दरामद करना है। हुकूमत लॉकडाउन की तरफ ही क्यों भागती है? स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ही क्यों भागती है? देखें, जब आपके पास इसका हल आ गया है कि आप मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, समाजी फासला रखें और इन SOPs पर अमल दरामद करवाना किसकी जिम्मेदारी? आपकी रियासत की जिम्मेदारी है, आपके दीगर जो महकमाना इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जब आपने सख्ती की, आपने किसी हद तक SOPs पर अमल दरामद करवाया, आप करें ना। देखें, बात यह है कि हमारी आवाम का, माजरत के साथ कह रहा हूं कि सख्ती से जब तक हम इनसे पेश नहीं आएंगे उस वक्त तक हमने कोई काम नहीं करना होता। शुरू में देख लें, बैरियर लगाए, सड़कों पर हमने पुलिस को खड़ा किया, रास्ते बंद किए, उसके बावजूद लोग निकलते थे, लेकिन शरह अमवात में इजाफा, खुद खौफ की फिजा पैदा हुई तो लोग घरों तक महदूद हुए, लोगों को बिठा दिया। देखिए, रियासत क्यों बंद करेगी? स्कूल्स को क्यों बंद करेगी? कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मार्केटें क्यों बंद करेगी? हमारी इकोनॉमी इस बात की मुतहम्मिल नहीं है कि हम आज फिर दोबारा जो मार्केट्स है इनको बंद करके और ताजर बरादरी को या बाकी जितनी चीजें हैं उनको बंद कर दें। सिप्रा साहब, लेकिन पेरेंट्स का कंसर्न तो है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों मुझे ये बताएं, है ना, बच्चे भेज नहीं रहे। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं कि 2 दिन स्कूल खुले हैं, इन 2 दिन में नहीं भेज रहे, और बहुत सारे स्कूल्स की जानिब से फॉर्म घरों में भिजवाए गए हैं कि आप इन पर लिख कर दे दें कि आप अपने बच्चों को खुद अपनी मर्जी से स्कूल नहीं भिजवा रहे, सिर्फ ऑनलाइन जो क्लासेस है हम उसमें अपेयर हो रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब कोरोना की फिजा दोबारा बन रही है और बच्चों पे कौन कंप्रोमाइज करेगा? कोई भी नहीं करेगा। देखे, अपनी जिंदगी पर, अपनी सेहत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, फिर आगे बच्चों की बात करें तो कौन करेगा? बात वही होती है कि हमारी आवाम के अपनी जगह पे जिम्मेदारी, लेकिन रियासत अगर सख्ती करे, SOPs पर अमल दरामद करे तो ना हमें स्मार्ट लॉकडाउन की जरूरत है, ना हमें लॉकडाउन की जरूरत है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। बेसिकली हमने वो रियासत SOPs पर अमल दरामद करवा रही। CM साहब की स्टेटमेंट मेरे सामने है जो कह रहे हैं कि SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पता नहीं कब नहीं करेंगे, जब फैल जाएगा, जब लॉकडाउन हो जाएगा, जब दुकानें बंद हो जाएंगी, उस वक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि अभी जो मौजूदा हालात हैं, अभी आगाज है, और आगाज पर एक चीज को हम पकड़ लें, उस पर कंट्रोल कर लें, तो मेरे ख्याल में आने वाला कल जो है हमें आसानियां पैदा होंगी, उसमें मुश्किल में हम लोग नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ यही अलमिया है कि हम लोग इंतजार करते हैं, इंतजार करते 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 जब वक्त गुजर जाता है हम लोग उस वक्त हम लोग शुरू करते हैं। उस वक्त आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुतहरिक हो जाएगी, आप हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी लगा देंगे, आप बेड्स बना देंगे, वार्ड्स बना देंगे। आप यकीन मानिए, खौफ आता है वो सूरत हाल सुन के, जब आपके अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी, लोग आपको बार बार फोन करते थे खुदारा वेंटिलेटर अरेंज करा दें, इस चीज से खौफ आ रहा है। और अगर आपके फिगर्स इसी तरह से बढ़ते रहे तो खुदा ना खास्ता एक बार फिर से हम उसी तरफ जा रहे हैं। देखें, मेरी बात सुने, अब इसमें ना 2 तजावीज इस वक्त आ रही है, 2 किस्म की चाहे मगोइयां जो है ना वो पब्लिक में हो रही हैं। उसकी मैं आपको दोनों चीजें आपके सामने रख देता हूं, फैसला आपकी आवाम ने करना। एक चीज ये हुआ कि अपोजिशन की जानिब से जब अनाउंसमेंट की गई कि हम लोग जल्द से जो है वो करेंगे, हम लोग कारकुनों को बाहर निकालेंगे, हम हुकूमत मुखालिफ तहरीक है वो चलाने जा रहे हैं। अच्छा, आपने अनाउंस कर दिया, आपने जलसे की तारीख भी दे दी, और उसके बाद अचानक आपकी सूबाई वजीर सेहत आती है, वो कह देती है कि जनाब कोरोना फैलेगा। विफाकी वजीर रेलवे आते हैं, वो कहते हैं जी कोरोना फैलने का खदशा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिछले जो 2-3 महीने गुजरे हैं उसमें तो आपने कोई बयान नहीं दिया। हम यहाँ पर कहते थे कि ये लोग कहाँ पर हैं, कहाँ गायब हैं, क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों नहीं SOPs पर अमल दरामद की बात करते। अच्छा, अब चहमगोइयां ये हो रही हैं कि तहरीक चला रही है अपोजिशन,
उनको रोकने के लिए या आवाम को खौफजदा करने के लिए ये इस तरह की बातें की जा रही हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, या फिर एग्जिस्ट तो करता है, कोरोना वायरस एग्जिस्ट तो करता है, या फिर टेस्ट कैपेसिटी आपने खत्म कर दी, या टेस्ट कैपेसिटी आपने कम की है, उसकी बुनियाद पर आपके लोग जो हैं उनकी तादाद कम आ रही है आप लोगों में। अच्छा, अब दो चीजें होंगी, या ये कोरोना वायरस पर लोग उस वक्त घरों में महदूद होंगे जब फिर एक दफा खौफ की फिजा पैदा होगी, अदरवाइज लोग घरों में नहीं बैठेंगे। सफेद पोश तबका जो है उसको जलसों से कोई कंसर्न नहीं, उसकी रैलियों से कोई कंसर्न नहीं, अपोजिशन की तहरीक से कोई कंसर्न नहीं, विफाक सूबाई हुकूमत से कोई कंसर्न नहीं, उसको अपने खानदान से कंसर्न है जिसकी उसने शाम को जाके कफालत करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर हम इनको दोबारा उसी तरफ धकेल देंगे, दोबारा मार्केट्स बंद करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हम हर चीज को बंद करके बैठ जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, 12 रिक्वेस्ट है कि आपने स्टेटमेंट दी है तो कम से कम सब्जी, आटा, घी, चीनी को छोड़ दें, कम से कम मास्क लगवाने की पाबंदी पर तो अमल दरामद करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल। आप समाजी फासले का जिसकी बात करते हैं आप उस पर तो अमल दरामद करवा दें। आप उस पर नहीं कर रहे जो जिस पर आपको लग भी रहा है कि हम लोग किसी तूफान की तरफ खुदा न खास्ता चले जाएं, हम किसी बड़े डिजास्टर की तरफ खुदा न खास्ता चले जाएंगे। लॉकडाउन क्या है? लॉकडाउन कोई खुश आइंद बात तो नहीं है ना। बिल्कुल, ये खौफ की अलामत है। आपके पास पूरी दुनिया को ये थोड़ी दिखा रहे हैं कि हमने लॉकडाउन किया है, लॉकडाउन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप सीएम साहब ये कह रहे हैं कि ताजिरों को बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट देंगे, तो आप ताजिरों को बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट तो दें कम से कम। जैसा कि आपने कहा कि एक चीज को यकीनी बना ले कि आपने मास्क की पाबंदी जो है वो हर सूरत यकीनी बनानी है। तमाम ताजिरों को इस चीज का पाबंद कर दें कि पूरी मार्केट में, दुकानों में जो आपका कस्टमर आ रहा है जिसने मास्क नहीं पहना, आप उसकी एंट्री बंद कर दें। अच्छा, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं भी सही, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं भी सही जो अभी भी ब्रांड्स का आप जिक्र करें, लेकिन सिपरा साहब ब्रांड्स पे हर कोई नहीं जाता। मैं जिन मार्केट में बाजार में, लिबर्टी मार्केट में, उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी तरह बागवानपुरा बाजार की बात कर रहा हूँ, राजगढ़ बाजार की, रामगढ़ बाजार की बात कर रहा हूँ, टाउनशिप बाजार चले जाएं। ये वो बाजार है जहाँ पर हर टाइम लोगों का रश है। ये रश होता है। आपके सदर बाजार में एसी साहिबा रोजाना जा रही है, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। रोजाना की बुनियाद पर उनकी खबर आ रही है कि वो वहां 3 दुकानें सील कर दी, 2 दुकानें सील कर दी, उसके बावजूद लोग इंप्लीमेंट इस पर नहीं कर रहे। बात यह है कि तमाम जितनी मार्केट्स हम बात कर रहे हैं इनकी एसोसिएशंस हमारे पास मौजूद है। ठीक है, आप एसोसिएशन के नुमाइंदगान को पकड़े, प्रेसिडेंट को पकड़े, सेक्रेटरी जनरल, जितने भी उनके ओहदेदारान हैं उनको पकड़े, आपके वुज़रा उनके साथ बैठे, उनसे बात करें कि यह मुल्क की इकॉनमी का मसला है, मुल्क की जो सलामती है उसका मामला है, तो इसलिए हमें मिलकर चलना है। अगर आप अपनी मार्केट में या दुकानदारों को एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे तो हम आपकी मार्केट बंद कर। आज स्कूल्स आप बंद कर रहे हैं, बिल्कुल, आज यूनिवर्सिटीज आप बंद कर रहे हैं, एक केस निकल रहा है आप बंद कर रहे हैं, तो कम से कम आप उन्हीं मार्केट्स में, तो आपका क्या ख्याल है? केसेस नहीं है, केसेस मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत का ध्यान उस तरफ नहीं। आप स्कूलों से निकले, आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से निकले, एक केस की बुनियाद पर अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो सकता है तो बाजार बंद करना या मार्केट बंद करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाजार जाके देख भी नहीं रहे कि वहां क्या हो रहा है, तो ये चीजें, ये आपकी कौन सी एहतियात है? कोई भी नहीं। आप तो ये हालात आ गए हैं कि कोई मास्क लगाकर आ जाए तो लोग उसका मजाक करते हैं कि तो कोरोना बस रह गया। सीरियसली, वाकई ऐसे ही तो ये वाला रवैया तब्दील करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने सही कहा। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं और कुछ बात करेंगे रेलवे की, जहां पर हम देख रहे हैं ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह से मुतासिर है और वैसे ही ट्रेनें मनसूख हो रही हैं, शेड्यूल मुतासिर हो रहा है, लेकिन वजीर रेलवे साहब कोरोना पे भी ध्यान दे रहे हैं, कोरोना फैल रहा है, लेकिन अब ट्रेन के निजाम को किसने ठीक करना है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और कुछ चीज़ें आपकी मामूल यानी रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं, जिसमें ये चीज़ हम देखते हैं कि हर रोज़ सईद हमारे साथ ये खबर शेयर करते हैं, ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर है, मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं, रेलवे का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हो गया है, ये किस तरह से ठीक होगा? मुसाफिरों की परेशानी आया कम होगी? कुछ नई चीज़ तो यहाँ पर हम देखने को तरस गए हैं, लेकिन जो चीज़ें मौजूद हैं उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? सिपरा साहब क्या कहेंगे? अगर वजीर साहब रेलवे की तरफ ध्यान देंगे तो रेलवे अच्छा, वजीर साहब मुतहरिक तो काफी हैं, इजलास उनका हर हफ्ते हाँ जी, रिव्यू का इजलास करते हैं, उसके बाद अपोजिशन पे बात करते हैं, वो हेडलाइंस बन जाती हैं, अगले दिन अखबार में वही छप जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, वो सौदा बिक गया, बस बात खत्म होगी। बात ये नहीं है, बात यह है कि रेलवे का महकमा आपके पास है, अगर आप इस बुनियाद पर वीकली लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स विजिट करते हैं और अफसरान को बिठाते हैं तो चलो कम से कम उनसे ये तो पूछें कि जो हमारी अच्छी ट्रेन हैं वो क्यों लेट हो रही हैं,
3 से 4 घंटे मामूल की बात है, 5 घंटे तक भी चली जाती हैं। ऐसे ही है। मुझे बताएं कि मुसाफिर या फैमिली और फिर जिसने आपके सफर करना है, मुसाफिरों को इन्फॉर्म करने का कोई तरीकेकार नहीं है फिर कि वहां पर अगर मुसाफिरों को वेट करना पड़ा है उनके लिए कोई अच्छी जगह प्रॉपर टाइम नहीं है ना। मुझे बताएं कि टाइम फ्रेम होता ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरी फैमिली ने भी ट्रैवल करना था, मुझे बताएं कि टाइम फ्रेम ही नहीं था। पता चलता था कि खानेवाल आ गई है, खानेवाल पहुंची है तो मुल्तान पहुंची है, उसके इस तरह की चीजें आपके सामने आ रही थी। कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि कौन सी ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी, हम उस पर जाएंगे। इसलिए मुसाफिर क्यों वहां पर आकर उनको मुश्किल होती है कि वो प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ जाते हैं। बैठने की कोई प्रॉपर जगह नहीं है। वेटिंग एरियाज आपके पास वीआईपीज के लिए तो मौजूद है, लेकिन आम जो मुसाफिर है उसके लिए मौजूद नहीं है। तो क्या होगा कि 4 घंटे लेट है तो मुसाफिर 4 घंटे बैठ, चाहे 4 घंटे का उस चाहे सफर ना हो, लेकिन 4 घंटे वो पहले बैठ जाएगा, इंतजार करेगा। इसलिए ये वजीर साहब अगर इन लोगों को पकड़ें और फिर कहें कि ये ट्रेन टाइम पे क्यों नहीं आ रही, तो फिर तो होगा पॉसिबल। अदरवाइज अगर वजीर साहब इसी बात पे लगे रहे कि दहशतगर्दी भी हो सकती है, कोरोना भी फैल सकता है और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, तो फिर मुझे बताया कि रेलवे तो ठीक नहीं हो सकता। उसके बाद का यही हाल रहेगा, यही रहेगा ना। देखें, आपका सारा फोकस जो है वो अपोजिशन की जितनी हो रही है, मूवमेंट हो रही है, आपका उस पर है। तो फिर मेरे ख्याल में महकमा आपको दिया हुआ फिर नाम का ही है ना, आप वजीर तो हैं ही सही। बिल्कुल, आई होप कि अब जो इजलास होगा उसमें इस चीज को भी देखा जाएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। शहर का बहुत बड़ा मसला है ट्रैफिक का, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ताजिर बिरादरी बहुत ज्यादा परेशान है। 12 मुतालबा किया जाता है पार्किंग प्लाजे बनाए जाए, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो सकता, ना हो सका है। क्या कहेंगे सिप्रा साहब, अब ये पार्किंग प्लाजों का मंसूबा एक बार फिर कागजात तक महदूद है। देखें, अल्लाह करे कि कागजात से निकलें। पार्किंग हमारा इतना बड़ा मसला है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमने पूरी कंपनी बनाई इस पर कि पार्किंग का निज़ाम को बेहतर किया जा सके। हमने मार रोड पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमने मशीनें लगाई कि ऑटो टोकन वहां से पब्लिक लेगी और उसके बाद गाड़ियां पार्क करेंगी। कोई सिस्टम नहीं, जिसका जहां पर दिल करता है वो बैठ जाता है, उसका पार्किंग का अपना निजाम है, उसका अपना टोकन है। और कुछ शाहराहों पर आपने इस चीज को यकीनी बना दिया है, सर्विलेंस सारी है। कुछ शाहराहों पर आपने इस चीज को यकीनी बना दिया है कि आपको रॉन्ग पार्किंग पे फाइन हो जाएगा। पूरे शहर में, मार्केटों में क्या सूरत हाल है? मुझे ये बताएं, जहां आपकी वीआईपी मूवमेंट है वहां तो आपके मामला ठीक है। आपका माल रोड कहीं पर आपको कोई रॉन्ग पार्किंग नजर नहीं आएगी। आपकी सर्विस लेन चाहे बुक है, वो चाहे ब्लॉक हो चुकी है, कोई नहीं। आपका मेन जो शाहराह है कहीं पार्किंग नजर नहीं। क्यों? उसकी वजह है कि आपकी सारी मूवमेंट वहां से है। सेक्रेटेरिएट किसी ने जाना है, आईजी ऑफिस जाना है, ऐवान वजीर आला जाना है, जहां जाना है, गवर्नर साहब की मूवमेंट है वहीं से है। बिल्कुल ऐसे। मुझे बताएं कि सर्कल रोड ले जाए ना इनको, बिल्कुल ब्रांडथ रोड ले जाए ना इनको, आपको पता चले शालमी वाली साइड पे ले जाए ना, दाता साहब के सामने ले जाए इनको। क्या सिटी ट्रैफिक पुलिस की है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। देखें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपकी ठेके देती है। ठेका देने, जिसको आपने ठेका दिया उसको पता होता है कि मेरी ये जगह है, इसका तयन कर दिया गया है, आपने इसमें पार्किंग करनी है। ठेकेदार क्या करता है कि इन मुलाजमीन की मिली भगत से वो अपना एरिया एक्सटेंड करता है। उसको लालच होता है कि मैंने पैसे दिए हुए, मेरी इनकम हो, मैं पैसे वापस हूं, और होना भी चाहिए, उसको रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन जितने एरिया उसको दिया गया, अगर उसमें रहकर करे काम तो फिर तो ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि वो उस एरिया से निकलता है, वो तजावजात बनती है। जब तजावजात बनती है तो आपकी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है और ये पार्किंग खत्म हो जानी चाहिए अगर प्लाजे बन जाएंगे। और फिर इसमें एलडीए का मैं जिक्र करूंगा कि आपके शहर में जितने प्लाजा बनते हैं, बेसमेंट आपको पार्किंग बनाना होती है तो फिर आपका नक्शा पास होता है। बिल्कुल। यहाँ घर का नक्शा तो पास नहीं होता। यहाँ घर के सामने एक सीढ़ी बनाने लगे तो आपका टाउन का हमला आ जाता है, वो रातों रात प्लाजा खड़ा हो जाता है। बात यह है कि अगर आप इस वक्त आ भी गए हैं, कागजात में अगर चीजें मौजूद भी हैं, तो मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत पर तो मैं कोई तवक्को नहीं रख सकता कि कोई इस तरह का हो। अगर अमली तौर पर देखें, मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं कि ठोकर न्याज बेग मैं उस वक्त आऊंगा कि मंसूबा मुकम्मल होगा जब ठोकर न्याज बेग का गेट मुकम्मल होगा, वो दरवाजा मुकम्मल होगा तो बात बनेगी। कोशिश बार-बार मैं तो हमेशा देख रहा हूं कि वो जनाब उस पे, लेकिन इससे लगाए। वक्त कम है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप भी शामिल कर लेते हैं सेगमेंट्स। इसमें सबसे पहले मोबाइल रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जी, हमारे पास है पहला मोबाइल ओप्पो A92 और इसकी प्राइस है जी 39,999 रुपीस। नेक्स्ट मोबाइल ओप्पो रेनो 2F और इसकी प्राइस है 45,999 रुपए। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी ओप्पो R17 Pro
اور اس کی پرائس ہے 79,999 روپیز۔ اوپو رینو 4 پرو اور اس کی قیمت ہے جی 84,999 روپے۔ یہ تو تھے موبائل ریٹس، اور اب جان لیتے ہیں آج کے بھاؤ۔ جی مارکیٹ میں حسن علی موجود ہیں، حسن کی طرف چلیں گے۔ حسن بتائیے سبزیاں کس قیمت پر اویلیبل ہیں؟ جی بالکل، بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کا جینا جو ہے وہ محال کر دیا، اور مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مرغی کا گوشت ہو، فارمی انڈے ہوں، سبزیاں ہوں یا پھل ہوں، ہر شے کی قیمت میں ہوش ربا اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور گزشتہ روز کی نسبت اگر سب سے پہلے بات کی جائے فارمی انڈوں کی قیمت کی، تو فارمی انڈوں کی قیمت میں مزید 1 روپے فی درجن کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد شہر میں فارمی انڈے 161 روپے فی درجن تک جا پہنچے ہیں، جبکہ مرغی کے گوشت کی قیمت میں گزشتہ روز کی نسبت آج 5 روپے فی کلو کا مزید اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد شہر میں مرغی کا گوشت ہے وہ 257 روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے۔ اور رواں ماہ کی اگر بات کی جائے تو رواں ماہ میں فارمی انڈے 18 روپے فی درجن، جبکہ مرغی کا گوشت جو ہے وہ رواں ماہ میں 45 روپے فی کلو تک جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سبزیوں قیمتوں کی بات کی جائے تو اس میں بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی، اور شہر کے مختلف علاقوں میں پیاز جو ہے وہ 90 روپے تک فروخت کیے جا رہے ہیں، آلو بھی 90 روپے تک فروخت کیے جا رہے ہیں، ٹماٹر 150، جبکہ لہسن جو ہے وہ 300 اور ادرک جو ہے وہ 550 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ جبکہ موسمی سبزیاں جو ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافے کا سلسلہ جاری ہے، اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کم از کم مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جاری کردہ سرکاری انتظامیہ کے مطابق شہر بھر میں سبزیوں کی فروخت کو یقینی بنائے، تاکہ عام شہریوں کو، عام صارفین کو مہنگائی کے اس دور میں کسی حد تک جو ہے وہ ریلیف مل سکے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت صرف دعوے کرتی نظر آتی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، لیکن عملی طور پہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے، اور نظر بھی نہیں آ رہے۔ حسن آپ نے بالکل ٹھیک کہا، شہری جو گلہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے اقدامات تو کوئی نظر نہیں آ رہے۔ اب ٹائیگر فورس بنائی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، اور میٹ ریٹس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ زینت شاپ پہ اگر آپ جائیں گے بیف پر کے جی آپ خرید سکیں گے 450 روپیز میں، اور بیف منس آپ کے ملے گا 850 یعنی 850 روپیز میں۔ اور اس کے بعد ہے جی مٹن پر کے جی آپ کو ملے گا 1350 روپے میں، اور مٹن منس آپ خرید سکیں گے 1650 روپے میں۔ اور گورنمنٹ ریٹ کے مطابق زندہ مرغی مارکیٹ میں اویلیبل ہے 174 روپے میں، اور اس کا بنا ہوا گوشت 252 روپے میں۔ اس کے بعد جی ایگ ریٹس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور بارہا ذکر کر رہے ہیں کہ انڈے کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ریٹیل پرائس 160 روپیز، تاریخ کی بلند ترین سطح پر انڈے پہنچ چکے ہیں۔ ہول سیل مارکیٹ سے اگر آپ خریداری کے لیے جائیں گے 158 روپیز، اور اس کے بعد اگر آپ گورمے پہ جائیں گے 159 روپیز میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکتے ہیں۔ جی یہ تو ہے مہنگائی کی صورتحال، لیکن اب اس مہنگائی میں بچت کیسے پاسبل ہے وہ آپ کو بتائیں گے بچت بازار میں۔ سب سے پہلے ذکر ہوگا سیلز کا، کون کون سے برانڈ ہے جہاں پر آپ جا سکتے ہیں، سیل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یونیورس اگر آپ یہاں پر جائیں گے خریداری کرنے کے لیے اپ ٹو 70% آف ہے، آپ جا سکتے ہیں اور سیل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بیچ ٹری پہ اگر آپ جائیں گے یہاں پر اپ ٹو 50% آف ہے، آپ جا کر خریداری کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جی آگے بڑھتے ہیں، کارفور پہ اگر آپ جائیں گے پرموشن پر کیا چیزیں اویلیبل ہیں۔ واٹیکا ہیئر آئل سرسو 200 ml ہے پیک، اور اس کی ریٹیل پرائس ہے 335 روپیز۔ پرموشن پر آپ کو ملے گا یہ 227 روپے میں، 108 روپے اس پر آپ بچا سکتے ہیں۔ ریمنگٹن ہیئر اسٹریٹنر اور ریٹیل پرائس 11,450، اور یہ آپ کو پروموشن پر ملے گا 9,195 روپے میں، 2,225 اچھے خاصے پیسے ہیں جی، آپ اس پہ بچا سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین یہ تو تھی بچت، آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں مال کا حال۔ کرنسی ریٹس کیا ہیں ایک نظر ڈال لیں گے۔
जी, तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और प्रोग्राम के स्टार्ट पे मैंने कहा था कि आज का शो बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचा सकें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम शेयर करते हुए डरते हैं, घबराते हैं कि सोसाइटी में पता नहीं इस चीज को अच्छा समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा, लेकिन वो हमारी शेयर ना करने की वजूहात इस तरह से हमारे सामने आती हैं कि आपको बहुत बड़े मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यहां पर बैठ के ये चीजें शेयर करने का मकसद क्या है कि इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। जो भी किसी भी किस्म की बीमारी है उसको अपने डॉक्टर के साथ बर वक्त अगर आप इलाज के लिए चले जाएंगे तो आप इस पर काबू पा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में, मैंने जैसे कि आपको कहा कि इसको ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जैसे ही आप किसी को फोन करें एक मैसेज आप तक पहुंचाया जाता है जिससे कम से कम आप तक आगाही पहुंचती है और ये एक बेहतरीन जरिया भी है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि छाती का सरतान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब इस पर काबू किस तरह से पाना है, लोगों को मैक्सिमम जो है वो शऊर किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, ये एक बड़ा चैलेंज अब बन चुका है। पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून को छाती के कैंसर की वजह से जो है वो खतरा भी होता है। छाती का कैंसर खातून के साथ साथ मर्दों में भी हो सकता है, लेकिन मर्दों में इसका तनासुब बहुत कम है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 90,000 खातून में से इस मर्ज में मुब्तला जो है वो 90,000 खवातीन हो जाती हैं और हर 8 में से एक खातून अपनी जिंदगी में इस मर्ज का शिकार हो सकती है। ये मर्ज अब पहले के निस्बत ज्यादा और नौजवान लड़कियों में भी फैलता जा रहा है। अब इसकी वजूहात क्या है, क्योंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इससे बचा कैसे जा सकता है, कौन कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जिस पर आपको जो है अपने डॉक्टर से रिजू करना है, एहतियाती तदाबीर क्या है, तरीका इलाज क्या है, कैंसर का वर्ड क्यों इतना खौफनाक है, इस पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं। तारुफ में आपके साथ कराना चाहूंगी, डॉक्टर सुमेरा भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है जो कि क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब डॉक्टर के चेहरे पे इतनी प्यारी सी स्माइल होती है ना तो आपका मरीज ज्यादा ठीक हो जाता है। नहीं, थैंक यू। एग्री करती हैं आप मेरी इस बात से? बिल्कुल। और जब आप मरीजों को इस तरह के डॉक्टर मिल जाए ना, सीरियसली आपकी परेशानी भी खत्म हो जाती है, आपके डॉक्टर का मुस्कुराना आपकी आधी तकलीफ को कम कर देता है। तो इस ऐसे ही मुस्कुराती रहे। थैंक यू। तो आज के टॉपिक के बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी, आगाही कितनी जरूरी है? देखिए, आगाही ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आगाही से हम ट्रीटमेंट को आसान और बेहतर बना सकते हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर जो हमारे पास मेन प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आगाही नहीं है। औरतें हमारे पास लेट प्रेजेंट करती हैं जिसकी वजह से उनका इलाज मुश्किल हो जाता है और बाज़-औक़ात मुमकिन भी नहीं होता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह है इंक्रीज इन मोर्टेलिटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एज वेल। सो आगाही होगी तो हमारे पास अर्ली प्रेजेंटेशन होगी, अर्ली प्रेजेंटेशन होगी तो कैंसर को खत्म करना आसान डॉक्टर साहब, होगा। कैंसर के बारे में कहा जाता है खामोश कातिल है, आपको बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके पता चलता है। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कुछ सिम्टम्स का मैं जिक्र करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बताएं कि कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जब आपके लिए फौरी तौर पर आपको बेदार होना है, डॉक्टर के पास जाना है। देखिए, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीजें, कुछ अलामात ऐसी हैं जो कि लेट स्टेज में पता चलती हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के केस में कुछ ऐसी अलामात हैं जो कि अर्ली भी अपेयर होती हैं और अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो उसको बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर से राब्ता करके डायग्नोज किया जा सकता है। ब्रेस्ट के अंदर वी ऑल नो कि हमें कुछ चेंजेस तो ब्रेस्ट टिश्यू में, ब्रेस्ट में फीलिंग में होते हैं, लेकिन हर औरत अपने नॉर्मल से आगाह होती है। सो हर महीने अगर हर लड़की और हर औरत 20 साल के बाद अपना मुआयना करती रहे और हर महीने वो अगर कोई चेंज महसूस करती है, अब वो चेंज किसी भी किस्म का हो सकता है, वो चेंज एक गिल्टी की शक्ल में हो सकता है, वो चेंज डिम्पलिंग की या गढ़े की सूरत में हो सकता है, वो चेंज निप्पल डिस्चार्ज की सूरत में हो सकता है, या वो चेंज ब्रेस्ट के पास बगल के हिस्से में कोई गिल्टी की फॉर्म में हो सकता है। तो एनीथिंग विच वाज नॉट देयर बिफोर और आपने अभी महसूस की है और वो महसूस करने के बाद आपको लग रहा है कि अब इसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं और ये बढ़ रही है, तो डॉक्टर से राब्ता बहुत जरूरी है। क्योंकि सम टाइम हम कहते हैं कि अगर इसकी पेन नहीं है तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि वाकई इस चीज को हम नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं, बिकॉज हम ये नहीं कह सकते कि ब्रेस्ट कैंसर किसी एक स्पेसिफिक एज तक महदूद है। हम सबको पता है कि यंग एज में भी हो रहा है, मोस्टली ये पेनलेस भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी गिल्टी है जो आपको महसूस हो रही है,
اس کا معائنہ ڈاکٹر سے اور الٹراساؤنڈ بہت ضروری ہے تاکہ اس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا جا سکے. بعض اوقات ایک ٹکڑے والا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کے اندر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس گلٹی کو آپ نکالنا ضروری ہے, یہ کینسر والی گلٹی ہے, کہ علاج ضروری ہے یا نہیں ہے. اس لیے انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے, صرف پین کا ہونا یا نہ ہونا. انویسٹیگیشن ضروری ہے اور ٹائملی انویسٹیگیشن بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ, کینسر کا مرض جو ہے وہ خوف کی علامت ہے, اس چیز سے تو بالکل انکار نہیں ہے. مجھے صرف یہ بتائیے گا, بریسٹ کینسر ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہی ہیں مریضوں میں, وجوہات اس کی کوئی سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں, بہت سے کینسر ایسے ہیں جس کی کوئی اسپیسیفک وجہ آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. کچھ رسک فیکٹرز ہیں جن کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ اس کو کسی چیز کو اسپیسیفک ون کاز نہیں کر سکتے. جس طرح عورتوں کے اندر کچھ رسک فیکٹرز ہیں, اوبیسٹی ہے, کچھ فیملی ہسٹری ریزن ہو سکتی ہے, ارلی ایج آف منارکی جس میں پیریڈز کا ارلی ہونا, لیٹ چائلڈ برتھ, بریسٹ فیڈنگ نہ کروانا رسک فیکٹرز میں شامل ہے. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ نہیں ہوگا تو ضرور کینسر ہوگا یا یہ ہوگا تو کینسر نہیں ہوگا. لیکن اس کے اندر کچھ ایسے رسک فیکٹر جن کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں, جیسا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن, وہ امپروو کی جا سکتی ہیں. آپ پن پوائنٹ کاز آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے ہم ابھی تک. صحیح, یعنی اس کی کوئی ایز سچ بالکل ایسی وجہ نہیں ہے جو کہ آپ کو بتائی جا سکے. لائف سٹائل بھی آپ کا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, اس کا طریقہ علاج مجھے بتائیے گا. بہت سارے لوگ کینسر کے ورڈ سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے جس طرح سے کینسر کے مریضوں کو دیکھا ہے, بلا شبہ ان کی ہمت کو ہم لوگ داد دیتے ہیں, لیکن وہ جو علاج والا مرحلہ ہے سنا یہ گیا ہے کہ وہ بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. دیکھیے, ہمیں یہی اسی چیز کے لیے بھی اویئرنیس, اس چیز کے لیے بھی اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ علاج اتنا سخت نہیں ہے. ہر پیشنٹ کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, لیکن علاج ضروری ہے. دیکھیں, اگر ہم علاج نہیں کروائیں گے, دس از دا ریزن وائی پیشنٹس آر اسکیئرڈ آف دا ٹریٹمنٹ اینڈ دے آر ناٹ کمنگ فار ارلی ٹریٹمنٹ. اگر جلدی علاج کروائیں گے تو علاج کی افادیت بڑھائی جا سکتی ہے. علاج بھی اسٹیج وائز زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے. کینسر کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں, سٹیج 1, 2, 3, 4. 1 از دی ارلی سٹیج, 4 از دی لاسٹ سٹیج. 1 کے اندر کینسر چھاتی تک محدود ہوتا ہے, 4 کے اندر وہ جسم کے دوسرے حصوں تک پھیل گیا ہوتا ہے. سو اگر آپ یہ دیکھیں کہ سٹیج 1, 2, 3 کے اندر کیور ممکن ہے, سٹیج 4 کے اندر کیور ممکن نہیں ہے. پھر آپ صرف بیماری کی علامات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر جو بریسٹ کینسر کا علاج ہے وہ سٹیج 1 اور 2 اور 3 کی سٹیج میں کروا لیا جائے تو ریزلٹس بہت اچھے ہیں. جس طرح سٹیج 1 کے اندر سروائیول از اراؤنڈ 98%, مطلب 100 میں سے 98% خواتین صحت یاب ہوں گی. سٹیج 2 کے اندر 88%, وچ از 100 میں سے 88% خواتین کینسر فری رہیں گی. اور یہ پاکستان میں آپ بتا رہی ہیں, یہ ہمارے اپنے فگرز ہیں. اور سٹیج 3 کے اندر اراؤنڈ 58 to 65% خواتین صحت یاب ہو سکتی ہیں. لیکن اگر یہی فگر ہم سٹیج 4 میں چلے جائیں گے تو 16% کامیابی کا تناسب رہ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, اب کیا میڈیسن کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے, آپریشن اس کا علاج ہے, سرجری, یہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. دیکھیں, علاج اس کا ملٹی موڈالٹی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر سرجری, کیمو تھراپی, ریڈیشن اور دوائیاں شامل ہیں. سرجری بھی ہوتی ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر پیشنٹ کی چھاتی ریموو نہیں ہوتی. اب علاج تبدیل ہو چکا ہے. اب افیکٹو طریقے سے کیمو تھراپی کی دوائیوں سے کینسر کو اچھا رسپانس دے کے چھاتی کو بچایا جا سکتا ہے. سرجری ایک طریقہ ہے. کیمو تھراپی کی دوائیاں چونکہ ہمیں پتا ہے کہ کینسر کے سیل جسم میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہمیں صرف سرجری سفیشنٹ نہیں ہے. اس کے اندر ہمیں کینسر سیلز کو جسم سے ختم کرنے کے لیے دوائیاں دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسم کے اندر بھی کینسر سیلز کو ختم کر دیا جائے اور وہ مزید نہ بڑھیں. اس کے علاوہ ریڈیشن کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ریڈیشن کا ٹریٹمنٹ اس ٹائپ آف این ایکس رے ٹریٹمنٹ جو کہ چھاتی کو لوکلائز ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ کینسر کے سیلز واپس گرو نہ کریں. اور کچھ پیشنٹس میں جس طرح ہر کینسر فرق نوعیت کا ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ ہارمون پازیٹیو کینسرز میں ہم ہارمون کی دوائی بھی دیتے ہیں جس کی مدت 5 سے 10 سال ہو سکتی ہے ڈیپینڈنگ اپون دا رسک فیکٹرز. لیکن اوور آل جو علاج ہے وہ اٹس اے کمبینیشن آف سرجری, کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی اینڈ یہ جو آپ کی ہارمونس کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں تاکہ اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ, کیمو تھراپی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی اس کے بال اترنا شروع. ہمارے سامنے نادیہ جمیل
फील्ड की एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। और मैं जिक्र इसलिए करना चाह रही हूँ, जिस तरह से मैंने उन्हें बाहिम्मत पाया है, सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रही हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं, ये हिम्मत और हौसला जो है आपकी बीमारी को शिकस्त दे देता है। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखें व्हेन वी सी द पेशेंट्स, हमारे सामने उनकी प्रायोरिटी उनकी सेहत और जिंदगी होती है, तो हम उनको यही समझाते हैं कि ये एक आर्जी फेज है, जो कि जिंदगी में आपको इलाज के बाद आपको ये टाइम पीरियड जब आप इंशाल्लाह सेहतमंद हो जाएंगी तो यह बहुत कम पीरियड है एज कम्पेयर टू व्हाट यू हैव टू सी। सो आप अपनी जिंदगी आगे सालों की देखें, प्लीज इस टाइम पीरियड को आप इसी तरह करें कि ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जरूरी, बहुत जरूरी, एहतियात बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप जो इलाज करवा रहे हैं उस पर आपको टाइम अपना जो है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहिबा, कितना वक्त दरकार होता है या पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आप कैंसर को शिकस्त देते हैं? देखिए, ओवरऑल ट्रीटमेंट जो कोर्स है, रफली अगर मैं आपको बताऊं तो अराउंड 7 to 8 मंथ्स का कोर्स है। बस कुछ ट्रीटमेंट में हमें कोई मेडिसिन ऐड करनी पड़ती हैं जो कि इसकी ड्यूरेशन 1 साल तक जा सकती है, बट ओवरऑल वी वुड कॉल इट के 1-1.5 साल के अंदर इलाज मुकम्मल हो जाता है। सही। अब ये 1-1.5 साल के अंदर इलाज मुकम्मल हो गया, पेशेंट को फिर आपके साथ इन टच रहना पड़ता है, टाइम टू टाइम आपको चेकअप कराना पड़ता है, कितना जरूरी है? बेसिकली क्या होता है कि जो ये जिस तरह हमने जिक्र किया था, सर्जरी और कीमोथेरेपी और रेडिएशन का जो इलाज है वो 7 to 8 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम उनको 5 साल की दवाई, 5 या 10 साल, 5 साल की दवाई देते हैं, जिसके लिए फॉलोअप जरूरी होता है, और साथ फिर हम उनका एनुअल मेमोग्राम करवाते रहते हैं। सो ये दवाई के लिए उनको अस्पताल बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ती, साल के साल फॉलोअप के साथ ही वो ये मेडिसिन लेते रहते हैं और हम उनका चेकअप करते रहते हैं। अगर कोई नए सिम्टम्स अपेयर होते हैं तो हम उनको फिर उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल पाकिस्तान में वो हॉस्पिटल है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, और किसी भी किस्म के कैंसर के लिए यहाँ पर इलाज जो है वो बहुत जबरदस्त अंदाज में किया जा रहा है। कुछ आप बताना चाहें शौकत खानम के बारे में? बहुत सारे मरीज जो हैं वो इलाज के लिए वहाँ आते भी हैं, कुछ लोगों को टाइम मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। प्रायोरिटीज क्या है, किस तरह के मरीजों को रखा जाता है? क्योंकि मरीज इतने दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि जब आपको कहीं से मना कर दिया जाता है तो आपकी आधी हेल्थ वैसे डाउन हो जाती है। देखें, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा शौकत खानम के जो भी डॉक्टर्स आते हैं उनसे ये जरूर पूछा जाता है, और जब हम समझाते हैं कि यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। अब देखें, शौकत खानम में एक्सेप्ट होने वाले लोगों में सबसे ज्यादा परसेंटेज ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट की है, और उसका रीजन ये है कि उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। तो अगर हम ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1, 2 और 3 एक्सेप्ट करते हैं तो उसके अंदर दैट मीन्स कि हम, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बताई थी कि एटलीस्ट 70% लोगों को बचा रहे हैं, मतलब 70% लोगों को आप सेहत दे रहे हैं। अगर हम उस तनासुब को चेंज कर दें और स्टेज 4, देखें पेशेंट तो हर स्टेज के आ रहे होते हैं ना, अगर हम वो शरह तनासुब चेंज करके स्टेज 4 या ऐसे कैंसर ले लें जिसके अंदर सर्वाइवल चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम हैं, तो यू विल बी सेइंग नो टू दीज पेशेंट्स एज वेल, जिनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। तो आपको एक बड़ा बैलेंस रखना पड़ता है कि आप फायदा दे रहे हैं और एक ऐसे कैंसर को चूज कर रहे हैं जिसके अंदर आपके लोग ज्यादा सेहतयाब हो रहे हैं। सो यू आर पुटिंग योर रिसोर्सेज वेयर देयर आर गुड रिजल्ट्स। ये नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, जिस तरह आपने देखा होगा कि हमें उन सारे कैंसर्स को एक्सेप्ट करने के लिए, सारे स्टेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए 20 से ज्यादा शौकत खानम हॉस्पिटल्स की जरूरत है। तो हमें चूज तो करना पड़ता है, और ये हमें, लेकिन एक ये रेगुलर रिव्यूअल प्रोसेस होता है कि उसकी परसेंटेज क्या होगी, लेकिन उसका रीजन एक बिहाइंड यही है कि ऐसे कैंसर जिनके अंदर सर्वाइवल चांसेस बेहतर हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए। सही। कुछ तरीका इलाज बताएगा किस तरह से वहां पर मरीजों का इलाज मुआलजा किया जाता है? क्योंकि मेरा एक दफा मैंने खुद विजिट किया है शौकत खानम, जबरदस्त सफाई के इंतजाम, जबरदस्त हर चीज मैंने देखी है। तो बताइएगा, क्योंकि पेशेंट्स का इतना ज्यादा एक लोड होता है, उसके बावजूद किस तरह चीजें इतनी वेल मेंटेन है? देखिए, अगर हर कोई अपना काम ठीक तरीके से करेगा तो तभी एक सिस्टम ऑर्गेनाइज तरीके से चल सकता है। सो बीइंग अ डॉक्टर, हमारा काम है पेशेंट के सारे ट्रीटमेंट है ना, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेल। इसी तरह हमारे डिपार्टमेंट, अस्पताल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो अपनी जगह अपने काम के लिए तयन किए जाते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड जस्ट टू इंश्योर कि सफाई का, अपॉइंटमेंट्स का, डॉक्टर्स का, ये सारा एक बैलेंस मेंटेन रहे।
So it is very important. सही. अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इलाज शौकत खानम में किया जाता है और बच्चों का इलाज ऑब्वियसली बड़ों के निस्बत बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, उनको केयर की भी ज़रूरत होती है, तो बच्चों के लिए क्या कोई अलग स्पेशल आपकी टीम है? जी बिल्कुल, हमारा पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, बच्चों का पीडियाट्रिक वार्ड भी सेपरेट है और बच्चों का कीमो एरिया भी सेपरेट बनाया गया है, जिसके अंदर वॉल पेंटिंग के साथ उसको थोड़ा बहुत कलरफुल बनाने की कोशिश की गई है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ट्रीटमेंट, लेकिन एटलीस्ट हम ये कोशिश करते हैं कि उनके लिए इस इलाज को थोड़ा सा कंफर्टेबल बना दें. उनके पेरेंट्स को हम अलाउ करते हैं कि वो उनके साथ बच्चों के रहें, दे कैन स्टे विद देयर चिल्ड्रन, एंड हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए फैसिलिटेशन जरा ज्यादा बेहतर की जाए. ऑब्वियसली वो बहुत जरूरी भी है. हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा. जी तो नाज़रीन, डॉक्टर सुमेरा हमारे साथ मौजूद थी और बहुत सारी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपके साथ शेयर भी किया है. आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी. डॉक्टर साहिबा, माज़रत के साथ वक्त कम है, मैं तो बहुत सारी चीज़ें पूछना चाह रही थी. मैसेज एक जाते जाते क्या देना चाहेंगी आप? बहुत से लोग आपका चैनल सुनते हैं, टीवी देखते हैं. एक सिर्फ मैसेज है उन सब के लिए कि प्लीज़, ये कैंसर किसी को भी हो सकता है, हम सारे रिस्क पे हैं, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट बहुत जरूरी कैन सेव योर लाइफ. बिल्कुल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कोई महसूस होती है गिल्टी, आपको कोई शुबा होता है, प्लीज डॉक्टर के पास जाएं. किसी कैंसर डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है. एनीवन कैन डू द बेसिक टेस्ट कि ये इसका कैंसर वाली है या नहीं, एंड देन यू कैन consult any specialist to for the formal treatment of breast cancer. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा. स्टूडियोज में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थी शौकत खानम हॉस्पिटल की डॉक्टर, जो कि बता रही थी किस तरह से वहाँ पर इलाज मौलिजा जो है वो किया जा रहा है, साथ ही साथ एहतियात कितनी ज़रूरी है उन्होंने ये बताया. अब आपकी मुलाकात कराएंगे इंतहाई बाहिम्मत एक ऐसी लड़की जो कि इस वक्त कैंसर का इलाज करवा भी रही है. ऑलमोस्ट उनका इलाज मुकम्मल हो चुका है, लेकिन चूंकि हम बार बार कह रहे हैं हिम्मत और हौसला जो है आपको किसी भी बीमारी को शिकस्त देने में सबसे ज्यादा जरूरी है. तो ये हिम्मत हौसला नायरा मलिक के पास कैसे आया, उन्हीं से जान लेते हैं. उन्हें शो में खुश आमदीद कहेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आई एम गुड. थैंक यू सो मच नायरा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो मुझे बताएगा, माशाल्लाह मैं आपको आपके YouTube चैनल पे भी काफ़ी एक्टिव देखती रहती हूँ, ये हिम्मत हौसला कहाँ से आया? अना, मुझे लगता है कि कोई भी परेशानी, तकलीफ, जिनको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि बीमारी आ गई और प्रॉब्लम हो गई, उससे निमटने के लिए अल्लाह पाक आपको पहले से तैयार करना शुरू कर देता है. और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था. कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स ऐसी रहीं और उसके बाद जब मुझे कैंसर का पता चला तो मैंने कहा ओहो, अभी इससे भी निपटना है. तो इतनी उस तरह से परेशान नहीं हुई थी जैसे कि लोग बीमारी का सुनने के बाद होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला इसी तरह से आपकी हिम्मत बंदी रहे. मुझे ये बताइएगा, हम बार बार बात कर रहे हैं आगाही की, तो मैं आपका एक्सपीरियंस खुद जानना चाहूंगी. आपको कब पता चला कि आपको कैंसर है और फिर उसके बाद आपने ट्रीटमेंट जब करवाना था, किस तरह सब कुछ प्लान किया? अच्छा अना, मुझे इस साल के शुरू में पता चला था और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के ख़त्म होने से पहले ही वो वापस चला गया है. और अब सिर्फ ये कि उससे बचाव का जो होता है, ये लास्ट प्रोसेस कह लें या इंजेक्शंस कह लें, अब वो चल रहे हैं. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे पाकिस्तान में भी है या कहीं पे भी, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका डायग्नोस करना बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है. मुझे भी बहुत अचानक ही, हालांकि मुझे मेरे ख्याल से जो डॉक्टर ने अंदाज़ा बताया कि ये 4-5 साल पहले इसको एक डेवलप होने में टाइम लगा होगा, क्योंकि इसका तकरीबन 4 सेंटीमीटर का रेडियस था. ठीक है. इसलिए मुझे पहले कीमो दिया गया. और एक और बहुत बड़ी चीज़ जो लोग कहते हैं कि हल्की सी गिल्टी हुई, पता नहीं इसमें कैंसर है नहीं है, कुछ इधर उधर से इलाज कराना शुरू कर देते हैं. मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. आप सीधा डॉक्टर के पास जाएं और बताएं कि गिल्टी है, फिर वो आगे बताएंगे आपको. सबसे पहले मेमोग्राफी होती है और उसके बाद फिर वो बायोप्सी करेंगे, और जब तक बता नहीं देते कि इसमें कैंसर है या नहीं है, आप कहीं और से इलाज ना कराएं. हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा है ना, छोटी छोटी डिस्पेंसरीज में चले गए, होम्योपैथिक का इलाज शुरू कर दिया, तो ये टाइम मेरे ख्याल से इस पे होता रहता है और फिर स्टेज जो है आपकी बढ़ जाती है और फिर इलाज उसका मुश्किल हो जाता है. तो मेरे साथ भी ऐसा ही था. मुझे जब जैसे ही पता चला, मुश्किल से मुझे डिसीजन लेने में कोई 1 हफ्ता मैं 2-3 हॉस्पिटल्स गई, और उसके बाद फिर जहां मेरी सेटिस्फेक्शन थी कैंसर केयर से मैंने इलाज करवाया. तो डॉक्टर शरियार बहुत अच्छे डॉक्टर हैं,
उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया, और सेकेंडली ये कि मुझे ऐसा ही लग रहा था कि बस ये बॉडी है और उसको रिपेयर करना है। सही। और बस यही इसी तरह ट्रीटमेंट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के एंड होने से पहले ही खत्म हो गया है। सही। अच्छा नायरा, मुझे बताएं, जैसा कि बहुत मैंने कहा कि माशाल्लाह आपको जिस तरह मैंने हिम्मत देखी आपकी, बिलाशुबा इसकी तारीफ जो है वो करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए आप मिसाल हैं, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं कहूंगी आप मिसाल हैं, क्योंकि अगर आप हिम्मत रखते हैं तो आप अपने मर्ज को शिकस्त दे देते हैं। कितना जरूरी है। कभी आप बीच में परेशान नहीं हुई इलाज को लेकर? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि इलाज भी इसका तकलीफ दे होता है, तो कभी बीच में ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अल्लाह पाक कहते हैं कि आप जैसा तसव्वुर मेरे बारे में करेंगे मैं वैसा ही हूँ। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इलाज से भी पहले ये चीज समझना कि अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो बॉडी और रूह तो वापस जानी ही जानी है। तो जितना हमारा टेन्योर है उसको रो के भी गुजारना है। मैं चाहती तो उसको रोती हो ये क्या हो गया, मैंने अब इसका इलाज भी करवाना है। मैं ये भी सोच सकती हूँ कि अब इसका इलाज करवाना है, देखते हैं। क्योंकि देखिए कैंसर के ट्रीटमेंट के बीच में अगर मेरा इंतकाल किसी और तरीके से लिखा होता तो मैं चली जाती ना, तो उसमें फिर डरने की बात तो रह ही नहीं जाती कि इससे जाना है या एक्सीडेंट से जाना है या किसी और तरीके से जाना है। जब एक चीज पता है कि जाना ही है तो फिर पीछे क्या रह गया? ये जो टेन्योर है उसको अच्छे से गुजारना है। बिल्कुल। अब वो कैंसर के साथ है, ट्रीटमेंट है, और भी तो मसाइल हमारे साथ होते ही है ना बाज़-औक़ात। बस यही चीज सोच के मैं अपने आप को मैंने प्रिपेयर आज तक रखा हुआ है, और मैं समझती हूँ कि मेरी जो असल लाइफ है वो इस कैंसर के साथ शुरू हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। नायरा मलिक के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, हमारा जब 24 न्यूज़ चैनल स्टार्ट हुआ तो नायरा मलिक वहाँ पर न्यूज़ एंकर के तौर पर आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़बरदस्त काम करती रही नायरा। एक वो आपकी स्क्रीन पे अपीयरेंस, आप बिल्कुल तैयार होके जैसे कि आप बैठती थी, और अब आप देख रही हैं, आप माशाल्लाह आपके बाल इतने खूबसूरत थे, अब इलाज आना शुरू हो गए हैं। तो मुझे बताएं कहीं पे इस चीज़ से आपको फील नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल एक वो चीज होती है कि आप इलाज जब करा रहे होते हैं आपको बहुत सारी चीजें परेशान भी कर रही होती हैं। मुझे कैंसर ने परेशान नहीं किया, मैं ट्रीटमेंट करा रही थी, बिल्कुल नहीं रोई, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सबकॉन्शियस में एक होता है ना कि एंकर है, बाल भी है, स्किन भी है। मेरे बाल जिस दिन उतरना शुरू हुए मैं 2 घंटे वॉशरूम में बैठ के सोचती रही कि ये उतरेंगे, और वो उतरते इस तरह से हैं कि जिस तरह कोई एक फिल्मों में देखा आपने, कोई एकदम से चीज होने लग जाती है। मैं सुबह उठी, मुझे डॉक्टर ने कहा अगर आप बाल छोटे करवा लेंगी ना तो थोड़े चल जाएंगे। मैंने करवा लिए, लेकिन हम उनका हाल इतना बुरा कर चुके थे कि वो बहुत पतले हो चुके थे। वो मेरे ख्याल से दूसरी कीमो स्टार्ट हुई थी तो मेरे बाल ऐसे हाथ में आते हैं वो। अच्छा। और वो आपको ना बहुत मतलब उस वक्त तकलीफ होती है, कोई चीज आपकी बॉडी से जा रही है। मैं उस वक्त रोई थी। फिर रेडिएशन के बाद मेरी वो डिस्कलरेशन शुरू हुई, थोड़ा सा एरिया मेरा ब्लैक सा, स्किन बड़ी अभी थोड़ी सी आप देख रही होंगी कि उससे इफेक्ट होता है स्किन पे, तब रोई। तब डॉक्टर कहती है ये मुझे चीज समझ नहीं आई। एक्चुअली हमारा काम ऐसा है ना, तो हम ना चाहते हुए भी सोचते हैं कि हमने अच्छा दिखना है। तो खैर अब तो खैर मैं बिल्कुल बॉदर नहीं करती इन चीजों को, लेकिन फिर भी नायरा वक्त कम है, मैं तो आपसे बहुत सारी बातें करना चाह रही थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला ये आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे इसी तरह से बरकरार रखे और ये हिम्मत हौसला आपका इसी तरह से रहे और मुकम्मल तौर पर आप सेहतयाब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।